हेलो सो यार, वेलकम टू द फिफ्थ पॉडकास्ट ऑफ रिविजन चैनल। एंड पहले तो यार मेरी और नयन की तरफ से, दोनों की तरफ से थैंक यू सो मच, क्योंकि यार हमारी शायद 4 वीडियो, जो 4 वीडियो आई हैं, 4 पॉडकास्ट हैं, उसमें सब पे मतलब 1K से ज़्यादा व्यूज़ है। तो यार उसके लिए थैंक यू सो मच हम दोनों की तरफ से। एंड यार इस वीकेंड पे और उसके बाद भी इतना कुछ हो गया कि मतलब क्या ही बोले यार। अच्छा, एक मिनट तो हुई उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। ब्रो एक मिनट यार, गाइस पॉडकास्ट चालू करने से पहले ये बोलूंगा, ये थर्सडे को डल रहा है और आज है हमारी जय भाई रिविजन पॉडकास्ट नंबर 1 रेसलिंग पॉडकास्ट इन इंडिया के को होस्ट मेरे भाई का बर्थडे है। तो भाई इनको हैप्पी बर्थडे विश कर देना, इन्होंने बहुत कुछ किया है कम्युनिटी के लिए और आगे भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नयन, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने पहले मेरे चैनल पे कमेंट किया। यहाँ पे भी करोगे तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन इन एडवांस थैंक यू बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आई नो कि आप तो करोगे ही करोगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, हम आरंभ करते हैं इस अद्भुत पॉडकास्ट का, नंबर 1 पॉडकास्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, करोगे या करोगी? क्या उम्मीद है जय, क्या उम्मीद है भाई? कौन मतलब ये चाहता है कि इसको लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा भाई डीएम करे, और ये सिर्फ लड़कियों का ही रिप्लाई करता है, लॉन्डो का नहीं करता। लॉन्डे जरा कमेंट में जय भाई के लिए 2 शब्द बोलो। नहीं भाई, इतिहास गवाह है मेरे चैनल का, मैंने सिर्फ लड़कों का रिप्लाई किया, लड़कियों को मैं सिर्फ हार्ट दे के छोड़ देता हूँ। अच्छा, मतलब अपना दिल ही दे देते हो डायरेक्ट। देख रहे हो भाई, देख रहे हो क्या चैनल वाला हार्ट, समझने वाले समझ गए यार। चलो भाई टॉपिक पे जंप करो। पहले तो वही सेलिंग की बात कर लेते हैं। हमारी प्यारी WWE बिक गई, हाँ चली गई हमारे प्रदेश और एंडेवर्स के पास जा चुकी है कंपनी। और यार अगर अभी भी काफी लोगों को थोड़ी गलत फहमी है कि भाई UFC ने खरीद लिया WWE को, ऐसा नहीं है। UFC की पेरेंट कंपनी एंडेवर्स, जो कि UFC को ऑन करती है, और अब वो WWE को भी ऑन कर रही है, यानी कि दोनों कंपनीज एक कंपनी के अंडर है। तो इस तरह की चीज़ है, और नयन आगे का बताएगा क्योंकि जो तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी किया, और मैं पास्ट में UFC का भी फैन रहा हूँ और WWE को भी मैं काफ़ी, WWE के लिए तो भाई जान है अपनी। तो थोड़ा सा बता देता हूँ। एंडेवर जो है वो बेसिकली एक स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी है जिसके पास, जिसने UFC को ओन कर रखा है। बेसिकली UFC पहले भी जो उसके मेन ओनर्स थे, जब उनके साथ थी तो उसे बैन कर दिया गया था। एंड ESPN जो कि अभी उसका मीडिया पार्टनर है, जो कि उसको दिखाता है, ESPN के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ही उसे बैन करवाया था, जो उनके पुराने ओनर्स थे, क्योंकि पहले जो इसका मॉड्यूल था वो थोड़ा अच्छा नहीं था। उसके बाद डेना वाइट ने अपने फ्रेंड्स फर्टिटो ब्रदर्स, एक बिजनेसमैन है, 2 ब्रदर हैं डुओ, उनसे रिक्वेस्ट करके इस कंपनी को खरीदा। कंपनी लॉस में थी, इसको कोई दिखाना नहीं चाहता था। डेना वाइट ने इसको ऊंचाइयों पे चढ़ाया, एंड फिर फर्टिटो ब्रदर्स ने डिसीजन लिया टू सेल दिस कंपनी आउट, एंड डेना वाइट बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। बट एंडेवर ने इसे खरीदा $4 बिलियन के अंदर, और आज 10 साल कुछ हो चुके हैं एंडेवर को खरीदे हुए इस कंपनी को। एंड एम्यूल ने बताया कि इस कंपनी को हमने 3x बना दिया, एंड इसी चीज को कोट करते हुए वो ये भी कहते हैं कि इसे UFC 2.0 बनाना है WWE को। तो WWE बिकी है $9.3 बिलियन के अंदर। तो तुम समझ लो 10 साल में क्या ग्रोथ होने वाली है WWE के अंदर, और क्या क्या चीजें एक्सप्लोर होगी। जय, उसी के साथ एक चीज पे और मतलब तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अपने ऑडियंस को भी थोड़ा एजुकेट करना चाहूंगा कि कंपनीज के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला। विंस मैकमैन पावर के अंदर है, मतलब वो एक तरीके से पपेट रूलर है, वो पूरा रूल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे जो एंडेवर्स हैं। उन्हें बस मतलब है, हाँ, उनको मतलब है पैसे से, बाकी तुम्हारे पास सारा क्रिएटिव कंट्रोल है। और एक तरीके से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया यार पूरी कंपनी का, नॉट जस्ट ऑफ WWE, ऑफ UFC एज वेल। मतलब हमारे विंस मैकमैन को एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया, समझ रहे हो, इन दोनों बड़ी कंपनीज का, जो कि 21.1 बिलियन का कोलैबोरेशन। मैंने सुना था कि मतलब CNB के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसका, मतलब दोनों का, विंस मैकमैन और मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है, एम्यूल शायद कुछ इस तरह का नाम है, हाँ। तो उन्होंने रोका विंस मैकमैन को। विंस मैकमैन ने तो कहा कि मैं तो रेडी था रेसलिंग बिजनेस से दूर जाने के लिए इस टाइम पे, बट उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि विंस मैकमैन एक कितना बड़ा एसेट है कंपनी की ग्रोथ के लिए। क्योंकि इस बंदे का दिमाग जैसा चलता है वैसा शायद हमारा ना चल पाए एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज़ है। और जैसा कि उन्होंने बोला ही था, उसी CNB के साथ हुआ था, पता नहीं किसके साथ हुआ था इंटरव्यू, कि भाई मैंने $4 बिलियन में खरीदी थी UFC, और अब मैंने $9.3 बिलियन में खरीदी है WWE, जो कि एक घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि WWE की वर्थ क्या है और कितना ज़्यादा एक्सपैंड ये कर सकती है आने वाले टाइम में।
ये तो है यार जय कि बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हें पता है एक और चीज़ थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अगर तुमने देखा हो, लोग पता है एक फालतू रो रहे हैं मेरे हिसाब से यार। एंडेवर जितना बेटर परचेज कोई और था ही नहीं, ना डिज्नी था ना कोई और था। एंडेवर वो कंपनी है जो कि कॉम्बैट बिजनेस को जानती है यार। उन्होंने एक बात को बोला था कि WWE में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो कि हम उसको इनकम में तब्दील करेंगे, लाइक हम गैम्बलिंग लेके आएंगे, ठीक है। जैसे कि जो भी हमारा बैट्स होती है वो बैट्स को लीगलाइज कराएंगे WWE के अंदर, उसका लूप होल ढूंढ लिया है। एंड माइट भी इसी वजह से रोमन रेंस को विक्ट्री दिलाई गई। और जय तुमने एक चीज नोटिस की हो तो हर एक मैच एक्चुअली वो ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री में है ना, इसी रेसलिंग इंडस्ट्री में, तो फिर उनको आइडिया है मतलब कैसी चीजें करनी है इसमें। और नयन की ये बात भी बहुत सही थी कि और कोई भी कंपनी या फिर कोई भी खरीदता मतलब, तो वो मतलब सही डिसीजन नहीं होता, चाहे वो सऊदी की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड होता है या फिर नेटफ्लिक्स, चाहे डिज्नी तो चलो छोड़ ही दो ना, ये ऐसी वो है। एक तो मतलब उनको ग्रो नहीं करना है, सऊदी के पास जाती डिज्नी और नेटफ्लिक्स मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की नहीं, तो उनको आइडिया नहीं है। वो तो ऐसे कि बस पैसों के उसके लिए बेच दिया उन्होंने कि बाकी उनको कोई पड़ी नहीं है आगे क्या होता है WWE का। वो फिर बहुत ही इनसिक्योर था, लेकिन अब जब वो एंडेवर के पास है तो फिर हमें पता है कि अच्छी चीज़ें होने वाली। तो इससे मतलब काफ़ी लोग नए अभी थोड़ी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि क्या पता हमें कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस रॉमन रेंस देखने को मिल जाए, ऐसा थोड़ा बहुत। जैसे ड्राफ्ट तो नहीं, वैसे सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे जैसे रॉ वर्सेस मैकडाउन होता है, WWE वर्सेस UFC हो जाए, काफ़ी कुछ ऐसा भी हो रहा है। पर ऐसा है कि काफ़ी सारे सुपरस्टार्स रेसलर्स एक से दूसरी कंपनी में आ जा सकते हैं। अब थोड़ा और ज़्यादा इसकी चीज़ बढ़ गई है, मतलब थोड़ा हाई हो गई चांसेस। बात ये है ना जब आप बात करोगे, क्योंकि देखो UFC और WWE को कंबाइंड एक नाम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि WWE का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लोग कह रहे थे कि इसको UFC 2.0 बोलेंगे, जो कि सबसे अच्छी पता है। पता है लोग क्या कह रहे हैं, इसको UFC 2.0 नाम रखेंगे। अरे वो रेफरेंस दे रहा था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। एक तो लोग ना हर चीज की सनसनी बना देते हैं भाई, इतने बेवकूफ और चमन लोग उस टाइम पे मुझे भी लगा नहीं वो वाली चीज नहीं, जब ये वाली चीज बोली कि भाई नए नाम पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार WWE का नाम ना चेंज कर रहे हो, क्योंकि WWE तो यार एक इमोशन है यार, ऐसे सिर्फ नाम नहीं है। तुम्हें पता है WWE नाम कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ये सबसे बेवकूफाना डिसीजन होगा। और मेरे को नहीं लगता ना ही मतलब एंडेवर वाले इतना बड़ा मूव नहीं करेंगे। बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करा रहे हो तो आप कोई उसका नाम तो रखोगे कि ये दोनों मिला के, एंड फिर इसके सब ब्रांचेस आए हैं। एग्जैक्टली हाँ ये वाली चीज है। तो ये वाली चीज है। तो पता है जय, मैं थोड़ा सा स्पेकुलेट यहाँ पे करना चाहूंगा, मतलब थोड़ी सी चीजें कि क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए मेरा यही एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ ऐसे शोज हो सकते हैं जैसे सऊदी के, जहाँ पे 2 नाइट के शो होंगे, एक पूरी नाइट के ऊपर हो सकता है कि 2 मेन इवेंट्स हो, जहाँ पे एक UFC का कार्ड खेला जाए और एक खेला जाए WWE का कार्ड। तो एक कंबाइंड बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को एक एक्सपीरियंस बेचा जाए, क्योंकि यार अब UFC के अंदर भी चीजें, फाइटर्स का गिमिक होता है, कॉनर मैकग्रेगर का गिमिक है। जैसे हमने मोहित भैया वाले पॉडकास्ट में जय हम दोनों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, याद हो तो तुम्हें, मैंने करा था ये बात, मैंने बोली थी कि UFC के बैक स्टेज में WWE के प्रोड्यूसर्स और ये सब देखने को मिले। ये कहीं पे पहले किसी भी डर्ट शीट ने कवर नहीं किया था, ये रिविजन पॉडकास्ट पे पहली बार हमने किया, और चाहे तुम लोग देख सकते हो। तो भाई हमें सीरियसली लेना चालू कर दो अब, तुम लोग इज्जत करा करो हमारी, भौकाल है भाई लोगों का। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। ऐसी थोड़ी नंबर पॉडकास्ट है इंडिया का भाई। अच्छा हाँ, आप में से काफी लोग सोच रहे थे यार कि ये जो मर्ज हो रहा है, मर्ज मतलब अब रॉ और UFC मतलब ऐसे टुगेदर अलग अलग, ये हमेशा अलग अलग ही चलता रहेगा। पर ऐसा है कि उनके रेसलर्स इसमें आएंगे, ऐसा वैसा हो सकता है। उनके बैक स्टेज काफी सारी चीजें मर्ज होंगी। ऐसा नहीं कि भाई रिंग में ऐसे वो उसका सुपरस्टार इससे लड़ रहा है, ये वो हो रहा है, इतना कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे चल रही है सेपरेट वैसी चलती रहेगी। और ट्रिपल एच ने भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो जो ड्रामा है, जो स्टोरी लाइन्स है, वो सब होंगी। कई बोल रहे थे कि ये बिल्कुल अब कॉम्बैट स्पोर्ट की तरह हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है बात ये है कि UFC थोड़ा सा स्क्रिप्टेड हो जाएगा, फाइट्स रियल होने वाली है, बट जो राइवलरीज होगी वो थोड़ी सी उसको थोड़ा सा आपको बटर और ब्रेड लगा के दिखाएंगे। क्यों ना यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे मन में, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब काफी लोग बोल रहे हैं
या तो WWE UFC की तरह थोड़ी और ब्रूटल हो जाएगी, थोड़ी और एजी हो जाएगी, या तो UFC WWE की थोड़ी और पीजी हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, कौन सी स्विच मारेगी यार कंपनी? यार देखो, यूएफसी कभी भी स्विच नहीं मार सकती। यूएफसी के पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि वो लोग स्विच मार सके, क्योंकि वो रियल फाइट है यार। रियल फाइट में अगर तुम सामने वाले अपोनेंट को बोलोगे कि एक दूसरे को धीरे पंच करना, ठीक है, तो भाई वो फाइट कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। रही बात WWE के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अलग अलग नेटवर्क्स के पास है। जो हमारे राइट्स हैं यूएफसी के टीवी राइट्स, वो ESPN के साथ हैं, और जो हमारे WWE के राइट्स है वो फॉक्स के साथ है। तो टीवी डील्स आर समथिंग डिफरेंट, जो कि एंडेवर चाहेगा हाँ। कि यार हमारे, हाँ। और यहाँ से एक और चीज थी, अभी मैंने कहीं सुना था, पता नहीं काफी टाइम हो गया अब तो, कि जब अब फॉक्स के साथ WWE की डील खत्म हो जाएगी ना स्मैकडाउन वाली, तो शायद WWE वापस से यूएसए नेटवर्क पे शिफ्ट कर दे स्मैकडाउन को। तो क्या मतलब सच में होगी चीज? क्योंकि फॉक्स को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितने कि उन्होंने पैसे दिए थे WWE को। अब ऐसा भी हो सकता है कि फॉक्स शायद कम पैसे दे इस बार WWE को और फिर से डील कर ले। बट तुम्हें क्या लगता है यार क्या पता है, मुझे ऐसा लगता है एंडेवर का जब से इन्फ्लुएंस आया ना, कोलैबोरेशन की बात सुन के फॉक्स लूज नहीं करना चाहेगी इतनी बड़ी कंपनी को, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं दोनों प्रोडक्ट के मजे मैं ले सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो वो उनको और पे करेगी। और यहाँ पे नेगोशिएशंस ना, मेरे को तुम देखो ना यार, एक ही चीज में तुम्हें दो स्पोर्ट्स के मजे मिल रहे हैं। वर्ल्ड के बेस्ट मोस्ट वॉच्ड कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं यार। इन्फ्लुएंस है, क्योंकि तुम अगर रोस्टर देखोगे तो एंडेवर का रोस्टर में कॉर्नर मैग्रेगर भी है। मतलब कॉर्नर मैग्रेगर और रोमन रेंज अब दोनों कलीग्स हैं यार। तो कितनी ग्रोथ हो गई है भाई, तो तुम समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से फॉक्स कभी भी लूज नहीं करना चाहिए भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को। बड़ा हाँ, तो वो इतना बड़ा हाथ जो उन्होंने मारा उसको लूज नहीं करेंगे। जय, एक और बात यहाँ से बताना चाहूंगा, लोग बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेट कर रहे थे भाई, फाइटर पे भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यूएफसी का सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ही फाइटर पे है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर जो बॉक्सिंग हुई है ना, इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग जो भी है, उसने काफी ज्यादा मार्केट को अफेक्ट किया। जैसे हमने देखा कि आजकल इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग काफी ज्यादा है। तो हो सकता है एक नया डिवीजन खुल जाए जिसके अंदर भाई WWE के सुपरस्टार्स MMA में जाके कुछ परफॉर्म करे, क्योंकि लेजेंड फाइटर्स हैं हमारे पास। लाइक वी हैव शिंसुके नाकामुरा, वी हैव कैरियन क्रॉस, ठीक है। जैसे WWE ने एक बार ट्राई किया था ना रॉ अंडरग्राउंड करने का, थोड़ी रॉ फाइट। राइट। वो चीज अब रियलिटी में हो सकती है। तो वो रियलिटी हो सकती है। और पता है, रिंग भी ऑक्टागन आ सकता है भाई, ऑक्टागन भी आ सकता है भाई। बिलीव रखो इस चीज पे। TNA मतलब ऐसे किसी पे पर व्यू का गिमिक वैसा हो जाए, मतलब जिसमें ऑक्टागन रिंग हमें देखने को मिले तो। राइट। जिसके अंदर, और तुमने देखा हो तो डैनियल कॉर्मियर भी आ गए थे। तो डैनियल कॉर्मियर भाई क्या पता कमेंट्री पे बैठे। ब्रूस बफर हो भाई, जो ब्रूस बफर, मतलब तुम्हें अगर नहीं पता तो अनाउंसर, हाँ भाई बहुत खतरनाक अनाउंसर है ब्रूस बफर भी। तो ये सब चीजें हमें देखने को मेरे मिलेगी। भैया देखते हैं तो उन्होंने बताया था अच्छा। क्या खतरनाक अनाउंसर है वो, मतलब मजा आ जाता है भाई वो ग्रेटेस्ट अनाउंसर ऑफ डेकेड है। मतलब उसके जितना भयंकर अनाउंसर मैंने नहीं देखा। जिस तरीके से जिस फील में वो चिल्लाता है ना भाई, ब्रूटल मैन। एंड भाई इसी के साथ मेरे तो यही रिव्यूज है कि बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, कम कुछ भी नहीं होगा। जो अंडर यूज्ड रेसलर्स हैं या फिर अंडर यूज्ड MMA फाइटर्स हैं, वो लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो बढ़िया है ना यार, कि कुछ मिलके हम बना सकते हैं इस चीज से, कुछ फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो काफी रियलिटी शोज काफी बनेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो होगी यार, मजा आएगा। और कोई ब्रॉक लेसनर जैसा कोई बंदा है, सपोज तुम ये चीज सपोज करो, ब्रॉक लेसनर जैसा कोई बंदा है जो WWE से UFC में मतलब ट्रांजिशन करा है। रोंडा राउजी जैसा कोई MMA सुपरस्टार है। तो सोचो उनकी वो जर्नी दोनों कंपनीज में देखना कितना ज्यादा बढ़िया होने वाला है भाई। हाँ यार, हाँ ब्रॉक का मुझे पता है कि दोबारा रेसल तो नहीं करने वाले। इतना मत जाना कि UFC में रिंग में लड़ने चले जाएंगे। नहीं, UFC में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यार उनका एज भी हो गई है अब, और उन्होंने खुद ही बोला था कि प्रॉब्लम हो रही है इस कारण। हाँ, तो, और उन्होंने ये भी चीज बोली थी कि है। ये स्पोर्ट जो है वो यंगर लोगों के लिए, ये अब मेरे लिए नहीं। अब मैं क्लोज टू 50 आ गया हूँ, तो समझो थोड़ा यार। वो भी, और ब्रॉक लेसनर के साथ यार अगर सबको पता हो तो उनके स्टमक में कुछ भयंकर प्रॉब्लम्स भी थी। तो उनके उनके पेट का कुछ 7-8 इंच निकाला हुआ है यार, उनके मतलब इंटेस्टाइन डाइवर्टिक्युलिटिस था उन्हें। डाइवर्टिक्युलिटिस एक चीज थी, तो मैंने शॉर्ट बनाई थी यार उस पे, तो वही मुझे याद है थोड़ा उसके बारे में। देख रहे हो, मतलब जहां से पैसा आता है भाई वो चीजें सब याद रहती है। समझ रहे हैं भाई, सब समझ रहे हैं भाई। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कॉनर मैग्रेगर की, ठीक है। तो पहले तो मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि मेरे थोड़े से बाल खराब हो रहे हैं। हाँ, आप बता क्या मैं बता रहा था कि यार कॉनर मैग्रेगर
मुझे पहले काफ़ी अच्छे लगते थे कि हाँ भाई, बस जब से उन्होंने ट्रैश टॉक करना शुरू किया WWE के बारे में, तब से मेरा ऐसे होता है ना WWE फैंस के दिल पे लग जाती है चीज़, तो बिल्कुल वो चीज़ हुई मेरे साथ। और अभी मेरे को वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने ट्वीट भी किया था और मैं चाहता हूँ वो उस बंदे को पिटते हुए देखना। मतलब ऐसा नहीं यार, नैन पता क्या सीन है, मैं चाहता हूँ वो बंदा एक बार WWE में आए, वो उस रिंग मैट पे गिरे, ऊपर से जंप कुछ भी हो, वो गिरे, उसे फील हो वो वाला पेन जो कि WWE सुपरस्टार्स को होता है, तब उसे समझ आए कि मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट है WWE कंपनी के लिए और उसके सुपरस्टार्स के लिए। तो तुम्हारा क्या टेक है इस पे, बताओ भाई। पहली बात तो बता दूं, जस्ट मेरी वॉल के पीछे कॉर्नर मैग्रेगर है, मेरे बिगेस्ट इंस्पिरेशन कॉर्नर मैग्रेगर है। 2-3 चीजें बताऊंगा यार। एक्चुअली जय होता क्या है, कॉर्नर मैग्रेगर इज अ गाय जिसने अपनी पूरी लेगेसी बनाई है अपने उस गिमिक के ऊपर। कॉर्नर मैग्रेगर हमेशा से इस गिमिक को कैरी करके रखते थे। WWE की ट्रैश टॉक इसलिए वो कर रहे थे, इसलिए कहा जाता है कि कॉर्नर मैग्रेगर ने बिजनेस को काफी फायदा करा है, तो वो WWE की ऑडियंस को खींचने के लिए, अटेंशन पाने के लिए उन्होंने ये चीज की थी। तो मतलब तुम ये कह सकते हो एक तरीके से अटेंशन सीकर है, बट अगर तुमने कभी उनकी फाइटिंग स्किल्स देखी है और ब्रूटैलिटी, उनको पेन का पता है भाई कि पेन क्या होता है। कभी उनका एक मैच देखना, नेट डियाज वर्सेस कॉर्नर मैग्रेगर, माय गॉड, ब्रूटल फ्रिकिंग थिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कॉर्नर मैग्रेगर जब भी आएगा तो बेसिकली जैसे रोमन रेंस की इमेज है वैसे ही भाई उधर कॉर्नर मैग्रेगर की है। अच्छा, वही बात कर लेते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि कॉर्नर मैग्रेगर आएंगे WWE में, मतलब एक WWE सुपरस्टार? डेफिनेटली मैन, डेफिनेटली, बिकॉज कॉर्नर का प्राइम चलेगा, ठीक है, कॉर्नर का प्राइम चलेगा और कॉर्नर का गिमिक बना के रखना चाहती है UFC की। भाई ये हमेशा हमारा टॉप गाय बन के रहे, बट उसकी रियल फाइट में मतलब एक तरीके से वो ही इज आउट ऑफ फॉर्म, बिकॉज भाई अब वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन है। तो भाई उसको ना, उसका वो प्राइम चलेगा, उसके अंदर की वो फायर चलेगी जो कॉर्नर मैग्रेगर की फायर थी। तो व्हाई नॉट फ्यूड हो रोमन के साथ, कौन नहीं देखना चाहेगा। बट एक चीज बता देता हूं, कॉर्नर मैग्रेगर हारने नहीं वाला, बिकॉज वो फेस ऑफ UFC है। और प्रॉफिट्स के मामले में बात करें तो UFC हैज अ बिगर लैग देन WWE। तो शायद तुम्हारा सपना पूरा ना हो, शायद, अगर कॉर्नर आ रहे हैं। वैसे कॉर्नर का तो मैं बता रहा हूँ सऊदी के शो में 100% आएंगे। बट अगर ये वाली चीज़ है तो WWE सेफ खेलना चाहेगी, वो भी नहीं चाहेंगे कि अपनी कंपनी के किसी लेजिट एक बड़े सुपरस्टार को वो हरवा दें ना। मतलब उनके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी, धर्म संकट। वो मैच तो होगा मेरे हिसाब से, होने तो वाला है यार। बट जय पता है क्या, अगर WWE के रेसलर्स ना अगर हार जाते हैं ना तो उनके लिए कमबैक करना इजी इसलिए होता है क्योंकि वो स्टोरी लाइन में उनको बिल्डअप कर देते हैं। बट यार UFC के रेसलर्स ना वो साल में सिर्फ 2 या 3 फाइट लड़ते हैं, और अगर आप कॉर्नर हो तो आप एक ही फाइट लड़ रहे हो, तो उनका वो गिमिक बिल्ड करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज WWE के रेसलर को ना क्रिएटिवली वापस, ब्रॉक लेसनर देखो एक रात में चेंज कर दिया वापस, ठीक है, उसका मोमेंटम फिर से एक ही रात में आ गया, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे पॉडकास्ट में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक ही हम रखते हैं। तो भाई अच्छा नयन, तुम्हारे टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ पहले बंदों के कमेंट्स ले लेते हैं। 4 कमेंट्स हैं पिक किए हुए मैंने। तो कमेंट्स टाइम, इट्स कमेंट्स टाइम। पहला कमेंट आया है मंजू सिंह की तरफ से और इन्होंने पूछा है कि पहले तो इन्होंने पॉडकास्ट की तारीफ की है, गुड क्वालिटी, थैंक यू सो मच यार उसके लिए। और इनका क्वेश्चन है कि आप लोग अपने चैनल के अलावा ये पॉडकास्ट हर वीक कैसे अपलोड करते हो, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। तो ये तो मुझे भी नहीं पता यार, मतलब मुश्किल तो है दोनों के लिए, पर पता नहीं फिर भी कर रहे हैं जैसे तैसे कर रहे हैं। नयन बताओ कैसे कर रहे हैं। बात ये है, पता है बात ये है यार, जय और मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है। मैंने मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं एट द सेम टाइम। कि जैसे आज हमारा पॉडकास्ट 6 बजे के लिए स्केड्यूल था, बट मैं ऑफिस में अटक गया, तो जय ने मुझे ये नहीं कहा यार 6 बजे का स्केड्यूल था, मैं मेरा काम छोड़ के बैठा हूँ। तीसरा जो हमारे एडिटर हैं, हमारे आदि भाई, उनका भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ठीक है। तो भाई इस वजह से चल जाते हैं, वो सही बात है। और चौथी चीज आपका रिस्पांस, जो ये स्टार्टिंग हमने बिल्ड इस पे की थी ये चीज कि भाई जैसा रिस्पांस होगा उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे इसको। और आपका रिस्पांस मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस को ओवर कर गया है, तो फिर इस वजह से भी है। तो अगर यार सामने से अच्छा रिस्पांस आता है तो बंदा अपना पूरा एफर्ट लगाता है, तो फिर मजा आता है काम करने में, मतलब खुद से भी आता है कि हाँ क्रिएटिविटी आती है कि चलो, और हाँ मजा भी आता है यार, क्योंकि अपने काम तो करते ही हम, बट यहाँ पे क्या होता है जो मतलब एक दूसरे के साथ क्रिएटर के साथ बात हो जाती है तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि राइट
मतलब पूरे हफ्ते में क्या हुआ पूरा डिस्कस ही हो गया कि अच्छा ये सब, और एक दूसरे के टेक्स पता लग जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है एक दूसरे से, तो काफ़ी कुछ है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 360 की तरफ से, और ये क्वेश्चन नयन के लिए ही है। इन्होंने पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू द टीम फ्यूजन चैनल। तो नयन थोड़ा सा एड्रेस कर दो इनको। पता है क्या, टीम फ्यूजन के साथ वैसे तो यार देखो सारे मेंबर्स जब तक वो चीज़ें अप्रूव नहीं करेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा, बस इतना सा बोलना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ सबका टाइम का इशू है यार, क्योंकि सब अलग अलग, और 5 जने यार, देखो हम 2 जने हैं तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, अब हम 5 जने यार, उसके अंदर 5 जने, 5 दिमाग, 5 टाइम का डिफरेंसेस, तो तुम समझ रहे हो वो कितना मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यार। और हमें वीडियोस भी ऐसा नहीं था कि हमें बहुत बड़ी लेवल के और बहुत बड़ा बजट था, तो हमने उसको मतलब एक तरीके से अभी रखा है कि ठीक है देखते हैं इस पे कब तक काम कर पाते हैं। बाकी रिवीजन पॉडकास्ट है, आप देख सकते हो होल्ड पे। ये बहुत सही चीज़ बोली यार नयन ने, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत, जैसे आप हमने बताया कि हम 2 में अभी ये है, इस मेरा टाइम थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग है, क्योंकि दोनों का स्केड्यूल अलग चल रहा है। तो सोचो जब 5 बंदों का अलग अलग टाइमिंग, राइट, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ें करना। तो फिलहाल यही है 360 भाई, आपका नाम तो बड़ा सेक्सी है न्यूमेरिकल में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाओ कमेंटर की तरफ से, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ब्रो क्या आप पाकिस्तान रेसलिंग क्रिएटर्स से पॉडकास्ट या कोलैब करना चाहोगे? तो यार ज़रूर हम तो करना चाहेंगे, बट अभी हमें मतलब खुद भी नहीं पता है, नयन को मुझे नहीं पता इसे पता है कि नहीं, बट मैं भी नहीं जानता, मतलब सच बोल रहे हो टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बाकी हम तो इंटरेस्टेड रहेंगे, अगर उनका चैनल अच्छा है, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो हम तो रेडी हैं करने के लिए। कोई कितना कंट्रीब्यूशन है इस कम्युनिटी के लिए, कैसा आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उस पर करती सारी चीज़ें डिपेंड, इस पे नहीं कि आप का नंबर क्या है अभी, आप कितने नंबर पे हो, या फिर जो भी चीज़ है। तो ज़रूर हम इंटरेस्टेड रहेंगे पर यार वही चीज़ है कि हमें पता नहीं है। अगर आपको सच में आना है पॉडकास्ट पे, आप हमें मेल कर सकते हो, मेल का आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेल वगैरह, आप कर देना मेल, मैं देख लूँगा और आपका चैनल भी चेकआउट कर लूँगा, लिंक वगैरह दे देना, और बस फिर वहाँ से कर ये जाने बहुत अच्छा आपको दे रहे हैं बात करने के लिए। और नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट कमेंट है शायद हमारा आज का। लास्ट क्वेश्चन है रेसलिंग बाय योगी की तरफ से, और इन्होंने लिखा है कि इज सेथ रॉलिंस रियली बेटर देन रोमन रेंस? तो नयन पहले तुम बताओ। तो यार मेरे को गालियाँ पड़ेगी, बहुत मुश्किल, ठीक है यार। रोमन बहुत अलग टेयर पे है, रोमन ने बहुत कुछ उखाड़ा है। रोमन भाई मेरे हिसाब से जनरेशनल सुपरस्टार है, लेजेंड है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से बेटर वो होता है जिसको एक लोअर पोजीशन भी दे और वो अपनी हाइप को बना के रखे। उसे किसी के सबसे पहला पुश सेथ रॉलिंस को मिला, आर्किटेक्ट को आज भी मैं ट्राइबल चीफ से ऊपर रखता हूँ। इसके लिए बहुत गंदी गालियां पड़ने वाली है, तैयार हूं मैं, कोई बात नहीं, मेरा ओपिनियन है यार। ये चीज तुम ध्यान रखना कि रोमन का प्राइम जाते ही अगर किसी बंदे के प्राइम आएगा तो वो सेथ रॉलिंस भी हो सकता है, टॉप 3 में सेथ रॉलिंस का नाम रहेगा हमेशा। मुझे भी आर्किटेक्ट कैरेक्टर बहुत खतरनाक था यार, बहुत ज्यादा। मेरे लिए अभी आपका यही क्वेश्चन होगा, मुझे पता है कि भाई रोमन ने सबको हरा दिया तो कौन उन्हें डिथ्रोन कर सकता है अभी भी? तो उनमें से मेरे पास 3 नाम है, या तो वो रोमन के फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी पूरी फैमिली टर्न कर जाए, राइट, पहली चीज। सेकंड, रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं वो सुपरस्टार। थर्ड वन, सेथ रॉलिंस। नाइस पिक ब्रो। और इसी के साथ कमेंट सारे खत्म हो गए, और अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक्स की तरफ। हाँ, तो टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जय भाई। मैंने यहाँ पे मतलब रेसलमीनिया का मेन इवेंट हमने देखा, नाइट 2 से चालू करते हैं, हम उल्टा करेंगे पूरा। नाइट 2 से चालू करते हैं जय भाई। नाइट 2 में मेन इवेंट हम लोगों ने देखा भाई। मेन इवेंट था हमारे अपने रोमन रेंस भाई का वर्सेस कोडी रोड्स। एंडिंग पे आते हैं डायरेक्ट, एंडिंग फिर से वही सेम स्क्रूड एंडिंग हुई, कोडी रोड्स को हराया। वॉज दिस डिसीजन गुड, बैड, और यू वुड से कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं था? क्या कहना चाहोगे यार? जितना मैंने मैच खत्म होने के बाद न्यूज़ वगैरह में देखा, तो WWE का इतना पता चला मुझे कि बस WWE का कभी प्लान ही नहीं था रोमन से टाइटल ड्रॉप करवाने का। जो हमने पहले से सुनी थी ना, कि द रॉक के साथ उनके मैच के प्लान्स हैं, स्टोन कोल्ड के साथ उनके मैच के प्लान्स हैं। तो हमें भी पता है, आप सबको भी पता है कि अगर इन 2 सुपरस्टार्स के साथ रोमन का मैच होने वाला था रेसलमेनिया 39 में, तो वो अपनी टाइटल ड्रॉप नहीं करने वाले थे, और WWE उसी डिसीजन के साथ स्टिक रही
और अगर उनके साथ मैच होता तब तो हमें ऑब्वियसली पता ही था रिजल्ट मैच का, राइट। बट कोडी के आने की वजह से, उनकी स्टोरी की वजह से ये सारी हमारे मन में आई चीज़ कि भाई शायद WWE ट्रिगर पुल कर दे और टाइटल चेंज कर दे यहाँ पे, बट WWE अपने ओरिजिनल डिसीजन के साथ ही स्टिक रही। तो अब इसके आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव उनके बिजनेस वगैरह की उससे देखें, नज़र से देखें तो, और स्टोरी लाइन्स वगैरह में थोड़ा अभी भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसे वो था कि कोडी के आने से काफ़ी ज़्यादा फ्रेश चीज़ें होनी, जैसे कि मैं और नैन काफ़ी बार बात कर चुके थे यार इस बारे में कि नए नए मैचेस, हमें फ्रेश मैचेस देखने को मिले थे, नए टाइटल देखने को मिल जाना था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी यार जो कि मज़ा आना था। बट वही चीज़ है, काफ़ी सारे ऐसे सुपरस्टार्स भी जिन्हें रोमन की वजह से अभी ऊपर नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि रोमन अभी टॉप पे बैठे, तो वो फीड नहीं करना चाहते उन सुपरस्टार्स को रोमन के लिए। तो ये वाली चीज़ है। तो हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है, पर यही था WWE का ओरिजिनल प्लान, तो फिर उन्होंने यही किया एट द एंड। ओके, तो जय इस पे थोड़ा सा मैं मेरी राय देना चाहूँगा। मेन इवेंट जो था उसके अंदर कोडी रोड्स हारे हैं, मुझे बहुत बुरा लगा, दिल से मैं चाह रहा था कि रोमन हार जाए, बट फिर पास टू द नेक्स्ट डे मैं बैठ के सोच रहा था क्या सच में कोडी रोड्स प्रिपेयर्ड थे उस विन के लिए। माय आंसर वाज नो। क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स वॉज वेरी फ्रेश यार। वो बंदा AEW से आया, AEW से आके वो डायरेक्ट भाई मेन गाय को हरा देगा, तो एक तरीके से AEW के रेसलर ज़्यादा ब्रूटल हो गए भाई। पहला बंदा आया, मतलब कोडी वॉज द सिंगल वन जो कि आते ही उसने मेन स्टार को हरा दिया, और वो बहुत यार 1 ही साल हुआ है कोडी को आए हुए, और बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स उन्होंने दिया, एंड आई बिलीव इन कोडी। अब उनको भाई एकदम से रोमन की स्टोरी लाइन से एकदम जैसे निकाला, और यही रीजन था कि रोमन और उनकी जो राइवलरी उसको इतना इंटेंस नहीं बनाया WWE ने। नहीं यार, तुम्हारी आवाज़ कट रही, शायद मेरी साइड से नेट प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ऑडियंस को थोड़ी बात मेरी बात सुनाई दी होगी। आगे। तो भाई बात ये है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि रोमन रेंस को अभी कोडी को प्रिपेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड ब्रॉक लेसनर को राइवलरी में डाल के WWE ने बहुत अच्छा डिसीजन किया। आई एम अप फॉर इट। पहली बात, ब्रॉक लेसनर को जो हम मेन इवेंट में देखना चाहते हैं, हमेशा हमारी आदत है, वो देखने को हमें मिलेगा। कोडी रोड्स को बहुत अच्छा पिक मिलेगा, और यहाँ पे बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूं, रोमन जाएंगे ब्लड लाइन वाली राइवलरी में, और रोमन का हारना तभी सेंस बनाएगा जब ब्लड लाइन्स में लेजिट क्रैक्स होंगे, तो ही रोमन का हारने का सेंस बनाता है। इट वाज़न्ट द परफेक्ट। इसीलिए तो हमें लग रहा था कि कोडी जीतने वाले, क्योंकि अभी ब्लड लाइन में क्रैक्स आ गए हुए थे काफी सारे, तो हमें लगा कि शायद ब्लड लाइन टर्न कर जाए रेस पे, बट अभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बट तो उसको पता है, उसको और भी ज्यादा देख लो, अगर रोमन के साथ अभी नहीं होती ब्लड लाइन, तो देख ही लो वो हार ही गए थे ऑलमोस्ट। हाँ, और ऐसा हो भी गया था यार कि मतलब एक टाइम से हमें यही लगा था अब तो हार गए, क्योंकि सोलो बाहर हैं, ऊसोस अपने भाई ट्रेजेडी से सोलो को रिजेक्ट कर दिया, वो ट्रेजेडी से भाई अपने बाहर नहीं आ पाए। रॉक की बहुत आस थी मुझे कि रॉक आ जाए एंड में, क्योंकि एंड में जब रोमन ने टाइटल ऊपर किया ना जाए, तो पायरो नहीं फूटे थे रिंग में। मुझे पता एक होप आई कि यार कहीं रॉक तो नहीं आ रहा। वो रैंप तक गए ना, मुझे रैंप तक ये था कि सोलो टर्न कर देगा, मुझे ये था। हाँ, मुझे पता है कि सोलो रोमन पे टर्न सोलो को टर्न नहीं, पर मुझे लगा कि शायद पीछे से म्यूजिक बजे और वो शॉक हो जाए, क्या हो हाँ, तो वो था। बट यार पता है जय, इट वाज़न्ट द करेक्ट टाइम। अभी करेक्ट टाइम है ही नहीं। मैं देखना चाहता हूँ पहले रोमन ना, मतलब अभी तुमने देखा तो ऊसोस को भगा दिया रॉ से भी कि भाई मतलब जाओ तुम, अभी तुमसे बात नहीं करनी। तो यहाँ से भाई शुरुआत हो गई। जे उसो वापस आए जिमी उसो की वजह से। रोमन रेंज जिमी उसो को ही बुली करेंगे, उसी साइकिल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, एंड जे उसो विल कम अप कि भाई तू मेरे भाई के साथ वो ट्रॉमा तू भाई को नहीं दे। हाँ, काफी लोगों का ये क्वेश्चन था अभी भी ऑडियंस में कि तुम्हें क्या लगता है अब क्या रोमन रेंज, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद रोमन रेंज समर स्लैम तक एक टाइटल तो कम से कम ड्रॉप कर सकते हैं, बट कई लोगों का वही क्वेश्चन है कि आप रेसलमेनिया 40 तक नहीं हारेंगे रोमन रेंज। तो तुम्हें क्या लगता है इसके ऊपर? ऊसोस वाला पूरा एंगल चलेगा, एंड समर स्लैम ही मुझे लगता है जहाँ पे असली रंग देखने को हमें मिल जाएंगे जो भी है। तो वहां तक तो नहीं, मुझे समर स्लैम के बाद क्राउन जूल या फिर कुछ ऐसे बड़े इवेंट के अंदर ड्रॉप होता हुआ दिखेगा हमें, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा वो जो ड्रॉप होगा, और वो ड्रॉप भी होगा ना भाई वो कोडी के अगेंस्ट ही होगा। ये मेरा प्रिडिक्शन है। अभी कोडी वाली बात पे आता हूँ, मैंने कंप्लीट नहीं की थी। कोडी वाली चीज पे वापस आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये सारा जो सेटअप है ट्रिपल एच का है, और अथॉरिटी वापस आ रही है विद देयर मेन 2 गाइज, और वो होने वाले हैं ब्रॉक लेसनर एंड रैंडी ऑर्टन। और ये भाई मैं पक्का से कोडी रोड्स। हाँ यार, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, पर हाँ यार ये तो सही बात है। अब ट्रिपल एच का
है ही, मतलब पर्सनली भी सबको पता है कि कोडी के साथ इतना है नहीं। जो भी है प्रोफेशनल लाइफ में वो बेशक उन्हें पसंद करते हैं, बट पर्सनली अभी भी खिटपिट तो है ही, मतलब अंदर से होती है। तो हो सकता है कि ये चीज़ हो जाए यार इन फ्यूचर। क्या वास्ता है भाई कोडी रोड से, वो क्यों ऐसा करेंगे कोडी पे? एग्जैक्टली। ठीक है, तो भाई बीस्ट इनकारनेट किसी के इन्फ्लुएंस में है और वो इन्फ्लुएंस किसी और का नहीं। ट्रिपल मारा भी ऐसा नॉर्मल नहीं यार, इतना ज्यादा मारा जैसे कोई पता नहीं कौन सी पर्सनल दुश्मनी है पता नहीं क्या ले लिया ब्रॉक कैसा कर से उसके। तो मेरे को यही लगता है कि बैकलैश तक इनको बिल्ड किया जाएगा एंड समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन का वापस से आ जाएंगे एंड रेसलमेनिया 40 विल बी द टाइम जब कोडी पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे टू डीथ्रोन जो भी चैंपियन होगा। तो मेरे हिसाब से वो तब चैंपियन बन जाएंगे। हाँ हो सकती है ये वाली चीज़। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ डिस्कस करनी थी यार नयन तुमसे ना। जब भी सुपरस्टार्स का मैच होता है ना, तो काफ़ी बार हमें, मतलब इतने टाइम से हम देख रहे हैं अब WWE, तो हमें पता लग जाता है कि कौन शायद जीतने वाला है। तुमने कभी ये चीज़ देखी है, नोटिस की है? लाइक लास्ट टाइम मैंने क्लैश एट द कैसल में ये चीज़ नोटिस की थी, बेली के साथ और ड्रू मैकिंटायर के साथ। जब उनकी एंट्रेंसेस हुई ना, तभी मुझे उन्हें देख के लग गया उनकी बॉडी लैंग्वेज से। वो आते तो अपने पूरे जोश में, बट वो जो स्माइल होती है ना चेहरे पे, पता होता है कि आज मैं जीतने वाला हूं। मतलब थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज से उनके लग जाता है पता कि शायद यही आज बनने वाला है। वहां से मुझे थोड़ा सा, मतलब अब हमें पता तो नहीं होता इतने सी चीज से हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, हम कोई वो माइंड रीडर तो है नहीं, बट फिर भी थोड़ी सी कई बार चीजें पता लगने लग गई हैं अब कि हाँ भाई ये शायद जीतने वाला है। हाँ, वो एक्सप्रेशन से पकड़ लेता है कि हमेशा ही ये चीज होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट हो जाता है। वो पता है जय क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि हम पूरे टाइम रेसलिंग खाते पीते सोते हैं, तो हमें ना बॉडी लैंग्वेज रीड करनी आ जाती है। मेरे साथ भी होता है, इंस्टिंक्ट है मेरा भी। पता है तुम्हें, जस्ट बिफोर द मैच ऑफ कोडी रोमन मुझे पता है अंदाजा लग गया था कि मुझे जैसी एंट्रेंस हुई थी ना, मैं सेंस कर पा रहा था कि शायद माइट भी यहाँ पे भाई कोडी हार जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ गई थी कि जिस तरीके का क्राउड रिएक्शन आ रहा था, जिस तरीके के। और पता है एक चीज से मेरे को सबसे ज्यादा डाउट हुआ, एरियल हल्वानी के साथ रोमन का एक इंटरव्यू आया था, उसके बाद तो मैं और भी डाउटफुल हो गया था कि रोमन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। हाँ मैंने देखा था हाँ, तो वहां से मेरे को लग रहा था कि शायद कोडी नहीं जीतेंगे, और अच्छा डिसीजन था WWE का। लास्ट में उन्होंने ये चीज बोली थी कि आई डोंट लूज, आई डोंट लूज, पूरा देखा था और काफी कॉन्फिडेंट थे उसमें लग रहे। तो हाँ सही बात है यार। तो भाई ये है। अच्छा जय, 2-3 चीजें पूछूंगा, 2-3 चीजें यहाँ से थोड़ा अलग सेगमेंट करते हैं, रेसलमेनिया के बारे में ही बात चलाएंगे। बेस्ट एंट्रेंस किसके लगी? आई विल गो विद डोमिनिक मिस्टेरियो। यार मेरे को एंट्रेंसेस याद नहीं रहती वैसे। हाँ बेस्ट एंट्रेंस वैसे तो रोमरेज का नाम ले सकता हूँ मैं, बट वो जो बियांका ब्लेयर के एंट्रेंस पे वो छोटी छोटी बच्चियों ने डांस किया, स्पेशली वो बच्ची जिसकी जब वहाँ पे इवनिंग में हो रही है रेसलमेनिया और सुबह ही उसकी मदर की डेथ हुई है, और तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी यार छोटी सी बच्ची के लिए। तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा जब ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई वाली चीज़, बट जिस तरह उसने परफॉर्म किया यार मजा आ गया देख। हाँ वो भी। और अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो रोमन रेंज की बेस्ट लगी, पियानो वाली यार। भाई एज की एंट्रेंस नहीं देखी क्या तुमने, ब्रूड वाली? हाँ देखी यार मैंने, बट फिर भी मैं रोमन वाली का थोड़ा सा मैन मेरे को बेस्ट यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो की लगी भाई, जिस तरीके से गाड़ी के अंदर आए भाई, जेल वाली। ओ भाई गजब भाई, पता नहीं क्यों मेरे को भाई जिस तरीके से पहली बार मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो का म्यूजिक सुना एंड मैंने फिर उसको रात में मैं बैठा था ऐसे ही, तो मैंने उसको चला के सुना लूप पे। भाई गूज़बम्स आ रहे थे मुझे सुन के, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। और अंडररेटेड म्यूजिक की बात कर रहे तो गंथर का म्यूजिक भी की एंट्रेंस पे भी जब वी वाला राजा सुना यार तो मजा आ गया भाई। पता है ये हमने प्रिडिक्ट किया था कि मेरे को ये प्रिडिक्शन थी कि ये डोमिनिक के साथ होगा, बट हमने कभी सोचा ही नहीं कि रे भी ट्रिब्यूट दे सकता है क्योंकि वो हॉल ऑफ फेम भी बन रहा है। हाँ तो ये तो था एग्जैक्टली। हाँ ये तो था, दोनों ने प्रिडिक्ट किया था, बट डोमिनिक के लिए किया था कि डोमिनिक की स्पेशल होने वाली। और वैसे सही चीज की उन्होंने ये, क्योंकि यार थोड़ी डिसरिस्पेक्ट हो जाती एडी के लिए भी, और अच्छा है कि रे मिस्टीरियो की तरफ से। आई थिंक कि पता है ये डाउन द लाइन ये चीज कभी ना कभी तो होगी कि वो डोमिनिक मतलब ऐसा पूरा इम्पर्सोनेट करके आएंगे, बट उस तरीके से वो बिल्ड होंगे पहले। और रॉ पे हमने देख लिया कि भाई बैड बनी ILWO और भाई जजमेंट डे के बीच में वॉर होने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे आज डैमियन के चेहरे से लगा कि वो जजमेंट डे पे टर्न कर देगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ तो भाई जय तुम बोल रहे हो कि रोमन की एंट्रेंस अच्छी है, तो हिपोक्रेसी की सीमा होती है भाई। एज को अपना फेवरेट सुपरस्टार कह रहे हो, एज ने एक तो भाई मेरे फिन बैलर का टकला फोड़ दिया
हाँ, तुम हाँ भाई यार वो ऐसे भाई कह रहे वो हो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया यार फिन बैलर के साथ, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट गाय यार, क्या भाई। मतलब परफॉर्मेंस दी उसके बाद भी उन्होंने, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मैच खत्म कर दिया कि बस ठीक है फटाफट रैप अप करते पिन करते मुझे और खत्म, लेजिट खतरनाक ठीक ठाक। भाई उसके बाद ही तो शायद इंजरी के बाद ही तो वो हाँ ऊपर चढ़ा इंजरी के था ना बाद ही केज के ऊपर ऊपर। हाँ उसके बाद लगाया। और भाई पता है ये चीज मैंने पॉइंट आउट भी की, अगर ये यूएफसी या बॉक्सिंग होता तो डॉक्टर हाँ स्टॉपेज मैंने हो जाता देखा कि था वो तुम्हारा कट ट्वीट और बहुत मुझे गहरा काफी था। सही बात लगी थी वो तुम्हारी कि हाँ भाई वहां पे खत्म हो जाता, बंद हो जाता मैच, और हाँ वो वहीं पे कॉल ऑफ कर लेते क्योंकि वो हेड इंजरी थी ब्रो, वो हेड इंजरी थी, हेड इज समथिंग। फिर भी फिन बैडलर ने, मैंने देखा फिन ने एक पोस्ट किया जिसमें डॉक्टर ना उसको उसको स्टैपल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मतलब मैच वाज गोइंग ऑन, एजी के ऊपर हाँ कैमरा था और उसको स्टैपल किया जा रहा है। नाइट 2 वाज अ कर्स ना, रोमन का माथा फटा, तो ठीक है, शेन- फिन का फटा और शेन मैकमैन का क्वाड टीयर हो गया। तो इट वाज काइंड ऑफ भाई विंस मैकमैन इफेक्ट भाई। यही पर यार ये वहां क्या पे हो रहा स्नूप था? डॉग ने बड़ा इम्प्रोवाइज करके अच्छी चीज कर दी भाई और काफी स्नूप डॉग अच्छी डिड चीज इट थी उनकी मैन। तरफ से यार, और ऐसा नहीं कि कुछ नॉर्मल किया भाई, रॉक बॉटम लगाया उन्होंने मतलब रॉक बॉटम लगाया बहुत- यार। मुझे ना भाई मिज बहुत पसंद है। मिज ने पता है क्या, मिज के चेहरे का रिएक्शन भी चेंज हुआ, उसने उस चीज को हैंडल कर लिया जिस तरीके से वो घूम रहा था ऐसे मुंह बना के, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया करके, और वो भाई मतलब, और उसी टाइम पे भाई स्नूप डॉग ने भाई वहां पे संभाल लिया क्योंकि यार बंदा परफॉर्मर है, उसे पता है कि कैसे शो को सेव किया जाता है। इसीलिए यार WWE ना कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स या फिर आप कह सकते हैं कि स्टार्स को बुलाती है क्योंकि वो सच में यार मेहनत करते हैं इस चीज को लेके। तो जय मतलब जाने से पहले पॉडकास्ट का हम एंड करेंगे, तो उससे पहले क्योंकि भाई रेसलमीनिया के बारे में हम पर्सनली बात कर चुके हैं काफी, तो पॉडकास्ट पे करने का सेंस नहीं है। बेस्ट एंड वर्स्ट मैच बता दो। मैं टोटल दोनों नाइट्स का वर्स्ट मैच है वुमेन्स रेसलमेनिया शोकेस मैच, बहुत ही बेकार था वो, मतलब बाकी तो मतलब फिर भी Okay. ठीक थे उसके उनके हिसाब से। और जो अनएक्सपेक्टेड अच्छा मैच था वो था मेंस रेसलमेनिया शोकेस मैच, जिससे मुझको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट वो उसने ज़्यादा डिलीवर कर दिया। और सबसे बेस्ट मैच यार कौन सा बोल सकता हूँ मैं अब, सबसे बेस्ट मेरे को टॉप 3 मेरे लिए थे रोमन वर्सेस कोडी, ठीक है। रिया वर्सेस शार्लेट। ओ शिट ओ यार टॉप 3 में कैसे रख सकता हूँ मैं रिया, क्या करूँगा मैं? भाई बहुत सारे अच्छे थे, अब मुझे गुंथर वाला मैच भी याद आ गया, रिया वर्सेस शार्लेट था, उस वर्सेस केविन एंड सैमी था, ठीक है। तो 4 है टोटल, 4 हो गए। बता तो दो, टॉप बता पे मुझे रखना हो सबसे बेस्ट, तो मैं पता रोमन वर्सेस कोडी को रखूंगा, ठीक है। कॉज उसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्टेड था, Right. ज़्यादा इमोशंस थे मेरे ड्रिवन, Right. और मैच भी अच्छा हुआ, तो ये वाली चीज़ थी, इस वजह से मैं उसको थोड़ा उसको ज्यादा प्रायोरिटी prioritize दोगे कर रहा तुम। हूँ। नाइस। पे बता फर्स्ट पे तो वो इसलिए बेकार लगा क्योंकि भाई डैमेज कंट्रोल हारे ही जा रही है, बेली को हराया जा रहा है, और बेली ने पता नहीं कुछ ऐसा ट्वीट भी किया है क्या, वो पता नहीं रिलीज मांग लिया उन्होंने, क्या कर लिया, क्योंकि बेली के साथ सच में गलत हो रहा है भाई। मतलब बैकी मेरे को अब ओवर पुश लगने लगी है, बैकी इज समथिंग जो मेरे को बेकार लगने लगी है मुझे कि ये भाई बहुत टाइम से, जब से वो उनका रिटर्न हुआ था समर स्लैम में और उनको हील कैरेक्टर Right. दिया गया, मेरे को तब से वो ओवर पुश्ड से लग रही है, मतलब इतना भाई नहीं शार्लेट को सब कॉल आउट करते हैं, मेरे हिसाब से उससे बेकार तो I साला think बैकी को Becky फालतू पुश थोड़ा कर रहे हो। ज्यादा, हाँ मुझे भी यही चीज लग रही है। भाई बेली के साथ कितना गंदा रॉप कर रहे हैं बेली को मतलब बट क्या शार्लेट को अब कुछ कर रहे हैं, बट उनके मुझे लगता है कि शार्लेट का सिर्फ कैरेक्टर का प्रॉब्लम है, रेसलिंग वाइज भाई वो फाड़ देती है। वो भाई मेरे को तो करेक्टर का भी प्रॉब्लम नहीं लगता ब्रो, मुझे तो लगता है वो डिजर्व करती है, ठीक है वो कितना खुश थी, पर शार्लेट को आप फिर भी हराते हो, शार्लेट हार जाती है, रोंडा से हारी पिछले साल, वैसे हारती रहती है बीच बीच में नॉर्मल शोज पे भी, बट बेकी कभी हारती नहीं है, वो ऑफ प्राइम जाती नहीं है भाई, बेली उससे बेटर डिजर्व करती है भाई। पता नहीं लोगों को क्या पसंद आ रहा है भाई, ये पेटिशन बेली का चला रहे हैं रिटर्न रिवीजन वाले। बेकार नहीं हो गया, कब से रिटर्न हाँ? किया था एक बार, मतलब मेरे को लगा था कि आते ही भाई चैंपियन बना देंगे भाई, चैंपियन बना देंगे भाई, बैकी से हर चीज में बेटर है यार बेली। बेस्ट कौन सा था मतलब तुम्हारे लिए? मेरे लिए देखो मैं बताता हूँ, रोमन कोडी को मैं सेकंड पे रखूंगा, क्यों उसके पीछे का एक रीजन है, मैं हाइप्ड बहुत था बट एंडिंग फिर से वही स्क्रूड एंडिंग कर दी, तो जिसमें अच्छा। मजा नहीं आया। कोई रिटर्न करा सकते थे, कोई मतलब ब्रॉक का अटैक अभी करा सकते थे यार, कुछ ऐसा करा सकते थे, अरे, कुछ हाँ कुछ यार। भी कुछ और हो सकता था। हाँ सही तो वो एक मूवमेंट दे जाता है यार हम लोगों को कि ये क्या हो गया अचानक से, क्या हुआ, पर वही सोलो के थ्रू वो चीज करना, पहले अपने सोलो की स्ट्रीक तोड़वाई, तो वो ही करना था तो एक रात पहले कर देते ना, ताकि एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता, एक मूवमेंट बन जाता, बट ये उन्होंने नहीं किया।
बट कोई बात नहीं, इसलिए मैं सेकंड पे रखूंगा यार। नंबर 1 पे जो मैच रखूंगा वो मैं गंथर का रखूंगा भाई, क्योंकि गंथर ड्रू एंड शेमस का मैच मेरा बहुत फेवरेट था। इट वाज लाइक कि भाई मैं पता नहीं क्या देख रहा हूँ भाई, मैं एक अलग वर्ल्ड में आ गया भाई। मैंने नया नाम दे दिया भाई गंथर को मैं बोलूंगा मास्टर ऑफ म्यूजिक, मास्टर इन म्यूजिक ऑफ पेन भाई। क्या गंदा पेलता है भाई वो बंदा, पाट। और जो सुपरस्टार उनके साथ आ जाता है ना, उसका डेड चेस्ट देख देख के मजे आ गए भाई शेमस को फेस बना दिया उस बंदे ने, समझ रहे हो तुम, इंटेंसिटी देख रहे हो बंदे की। शेमस को फेस बना दिया, शेमस को डब्ल्यूडब्ल्यू ओवर नहीं कर पाई, गंथर ने ओवर कर दिया भाई उस बंदे को। सही बात है। क्लैश एट द कैसल के बाद क्या स्टॉक बढ़ा है यार। राइट, तो वो मेरा टॉप 1 रहेगा, टॉप 2 रोमन कोडी। अच्छा हाँ, और लास्ट मैच बता देता हूँ, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो। परफेक्ट स्टोरी लाइन, परफेक्ट मूवमेंट्स, परफेक्ट एंट्रेंस, अ परफेक्ट स्पेक्टेकल आई वुड से। अच्छा, मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहता था जो कि है शॉर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी बार मतलब ऐसे थोड़ा टारगेट वाली चीज़ हो जाती है, चाहे वो ट्विटर पे हो चाहे वो कैसे भी, कि हाँ भाई शॉर्ट्स के ये वो जो भी है चीज़ कि भाई शॉर्ट्स तो ऐसे बन जाती है 2 मिनट का काम। तो यार उसके लिए देखो, पहली चीज़ तो ये कि मेरे को शॉर्ट्स बनाना, मैंने पहले भी अपने चैनल पे बताया, कई बार क्वेश्चंस पूछते तो तब भी मैंने आंसर किया कि भाई मेरे को शॉर्ट्स बनाना पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग से। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं 2-3 महीने में ग्रो किया हूँ, तो नहीं, मैं 1 साल 2-3 महीने में ग्रो किया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2022 से पहले मेरे को कोई जानता भी था, ठीक है। राइट। तो जो भी ऑडियंस आई है जो 2023 तक है, सब ने उसके बाद का ही फेस देखा है। मतलब मैं 2021 से भी 2022 तक कितना काम किया होगा सोचो, वही रेगुलरली चली हुई थी चीज़, बट तब किसी ने नहीं देखा उस टाइम पे, तो उनको लगता है कि शायद 2-3 महीनों में ही ग्रो किया है। उससे पहले भी था सेम उसके साथ काम कर रहा था, सेम लगन के साथ, उतने पैशन के साथ, बट अब वो चीज़ दिखती नहीं है लोगों को ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहले हो चुकी है। तो ऐसा नहीं। और दूसरी बात कि शॉर्ट्स बनाना मुझे पसंद नहीं है, मैं कई बार सोचता हूँ कि बंद कर दूँ, बट आपके कमेंट्स आते हैं यार कि बंद मत करो भाई, हम आपके इसको देख के आए थे ऐसा वैसा, इसलिए मैंने कंटेंट रखा है। नहीं तो मैं हमेशा से लॉन्ग क्रिएटर ही था, लॉन्ग वीडियोस ही क्रिएट करता हूँ मैं। तो वही बनाना मेरे को ज़्यादा पसंद है, पता, शॉर्ट्स मेरे को हेक्टिक भाई थोड़ा सा और जो थोड़ा सा मिथ बस्ट कर देता हूँ लोगों का, मतलब जो जिनको लगता है ना शॉर्ट बनाना इजी है, जय जैसी भाई, वो लॉन्ग वीडियो से भी ज़्यादा बनाना मुश्किल है, क्योंकि पहले बड़ी बड़ी क्लिप्स लो, फिर उनको कट करो, 60 सेकंड के अंदर उस सेंटेंस को या फिर उस फैक्ट को फ्रेम करना बहुत मुश्किल होता है, एक पैटर्न को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट्स बनाना ना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेंटली भी लोग यही सोचते हैं अरे यार इसको तो क्या ही टाइम लगा होगा। भाई टिकटॉक नहीं है ना कि यहाँ पे टी-शर्ट चेंज करके बैठ गया बंदा, पहले फैक्ट हंट करेगा, फिर भाई वो वीडियोस को कंपाइल करेगा, उन कंपाइल करने के बाद 60 सेकंड के अंदर एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करेगा, और उसको 2 शॉट डालने हैं, और फिर उसको एक बड़ी वीडियो भी डालने हैं। 60 भी नहीं वैसे नया यार, 30 सेकंड्स मैन यार, 60 तक भी नहीं देखते भाई, 30 सेकंड्स मैन। मैं तो बोलता हूँ भाई उसने जो किया है वो तुम करके देख लो भाई, अगर तुम ग्रो होते हो और तुम इतना मतलब कंसिस्टेंटली कर पाते हो उस चीज को, इतनी तुम्हारा रूटीन बना पाते हो। फिर उसके बाद रिवीजन पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, हाउ द हेल यू गाइस कुड इवन थिंक। और कई लोग जो नहीं कर रहे थे उनकी बातें मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूँगा, पर मैंने देखा कई जगह ऐसे लोग ही बोल रहे थे कि भाई इनका कुछ नहीं होने वाला ऐसा वैसा। तो भाई मैं आपको बोल देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया और छोड़ दिया, ठीक है। शुरू करना आसान है, कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। और मैं उन शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनमें लोग बोलते हैं कि किंग ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू कौन है, गॉड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू कौन है, भगवान डब्ल्यूडब्ल्यू का कौन है, ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो फैक्ट्स ढूंढने में, उसकी स्क्रिप्टिंग करने में, उसको छोटा करने में, फिर वीडियोस लेने में, ये सारा मतलब जो प्रोसीजर होता है ना, साथ में लॉन्ग वीडियोस करने में। अगर मैं सिर्फ शॉर्ट्स बना रहा हूँ तब शायद मैं कर लूँ ईजिली, बट उसके साथ ये बनाना, साथ में पॉडकास्ट करना, और आज सुबह मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी होगी सेकंड चैनल की, वो भी करना, तो मतलब इतना इजी नहीं है। तो इतना भी आपको रेट उसको कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। पता नहीं उसको एक श्राप की तरह देखते हैं यार, पता शायद मेरे हिसाब से टिकटॉक की वजह से कि भाई शॉर्ट, हाँ वही है यार, लोग ना इंडिया के लोग ना काफी भेड़चाल में रहते हैं मेरे हिसाब से। भाई तुम्हारा नंबर, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितनी चूतिया हो, तुम पे भाई वो फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे नंबर है, ठीक है। तुम कितने ही अच्छे हो, तुम कितना ही बढ़िया बात करो, तुम सामने वाले को मतलब ऐसा फेड अवे कर दो बात करने में, पर अगर तुम्हारा नंबर नहीं है तो इंडियन मासेस, वही है ना, कभी कभी मासेस में हम साइलेंट होता है मैन, क्या कर सकते हैं, हर कोई ऐसा नहीं है,
भाई हर कोई ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि हर कोई बेकार है। ऐसा नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो वो है, तो उनका थोड़ा ठीक है भाई। ध्यान थोड़ा सही जगह जाए। पता नहीं सभी यहाँ पे यार खुद को पता नहीं क्या ही समझते हैं। हमने एक ऐसे क्रिएटर के साथ बात की, ठीक है, जो इतने बड़े थे, उन्होंने इतनी हम्बलनेस दिखाई जो कि शायद ही कोई दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी उसकी बात कर रहा हूँ, तो मतलब समझ भाई लो यार आप, पता क्या है बोलूं, दूसरा, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल वो हमारे पॉडकास्ट पे आए तो उन्हें भी एक एक्सपीरियंस मिला, तो हमें भी कुछ बात होगी ना कि वो हमसे आगे भी बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपना पर्सनल डिटेल, पर्सनल कांटेक्ट हम लोगों को दिया। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों में उन्हें कुछ बात दिखी होगी ना यार, तभी ये सब हो रहा है। आप खुद पॉडकास्ट जाके देख सकते हो, उसमें उन्होंने खुद बोला हमारे पूछने से पहले कि भाई मुझे बहुत मजा आया यार, दोबारा करेंगे ऐसा वैसा। कितनी पता है बार जय, लोग यही सोचते हैं कि जय को इतनी जल्दी नंबर गेन हो गए, ना इनके नंबर नहीं है फिर भी आज यहाँ बैठा है। मैं हमने कुछ किया है इसीलिए बैठे हैं यार, इसीलिए बैठे हैं। क्यों जलना यार किसी से? आप किसी को ये बोल के भाई उसका पूरा मोरल डाउन। भाई पिछले मैंने देखा, पिछले हम लोग प्रीमियर कर रहे थे यार, हम कितना खुशी से प्रीमियर करते, एक बंदा आके बोलता है नयन ना तुम्हारे 10K सब्सक्राइबर है ना तुम्हारे रिव्यू। भाई जाके देख, फैंटेसी बुकिंग यहाँ पे मैंने चालू की, पॉडकास्ट मैंने चालू किया, AWF यहाँ से आया। क्यों नहीं समझते हो भाई कि कुछ करना चाह रहे हैं, आगे भी हमारे प्लान्स हैं। मैं और जय कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं यार। भाई सुनो, लोगों के 8-8 लाख 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है कहीं, ओके, फिर भी वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे, वो भी बड़े क्रिएटर्स को अप्रोच करके नहीं ला पाए। हमने ही काफ़ी, मतलब हमने सोचो ही, अगर तुम्हें लगता है कि चलो हम छोटे नंबर से छोटे मानते हो तुम हमें, ठीक है, हमने छोटे नंबर्स पे लाके वो चीज़ें कर दी जो वो बड़े नंबर्स पे भी नहीं कर पाए। तो देख लो, तो फिर हम ऐसे ब्रैग नहीं कर रहे हैं, Right. बट जिस तरह का हमें मिलता है कुछ लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स, तो अब कई बार ज़रूरी हो जाता है यार एड्रेस करना चीज़ों को, तो वही क्योंकि चीज़ है। हाँ वही है ना यार। और फिर ऑडियंस भाई तुम लोगों के साथ पता है क्या है, डोंट भाई यहाँ पे तुम लोग बोल लेना जो बोल रहे, बात ये तुम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो नंबर देख के भाई, चकाचौंध देख के ना। कभी भी पता नहीं लगता है कि असली सोना या फिर पीतल है भाई। पहले उसको टेस्ट करो कि क्या आदमी क्या है। हम सोचो अगर हम उस नंबर पे पहुंच गए कि अगर हमारे 1 लाख भी हो गए ना जिस दिन इस चैनल पे रिवीजन पे, भाई मैं बता रहा हूँ हम लोग रेसलर्स को बैठाएंगे इधर। ये हमारा वादा है दोनों का मिला के, तुम्हें उतना हम कर सकते हैं भाई, हमारे अंदर पोटेंशियल है। अच्छा छोड़ो यार जय, ये तो ठीक है, पर जय का नया चैनल आ रहा है, जय ने अनाउंस कर दिया होगा। तो मैं ये चाहता हूँ जितना प्यार तुमने रिवीजन को दिखाया है, जितनी भी ऑडियंस आ रही है, मेरे को पता है क्या लगता है जय, ना यहाँ पे तुम्हारी ऑडियंस है ना मेरी है, वो रिवीजन पॉडकास्ट की ऑडियंस है भाई। एग्जैक्टली और मैं आज पॉडकास्ट करने से पहले ये चीज़ सोच ही रहा था कि यार रिवीजन की पॉडकास्ट शायद हमारी इंडिविजुअल चैनल की जो है ऑडियंस उससे भी ज़्यादा लॉयल है। राइट मैन। और रिवीजन पे जो बंदे हैं भाई, विजनरी बंदे हैं भाई, आई यू शाउट आउट टू यू गाइस। हम लोग एक और चीज़ लॉन्च करने वाले हैं। हाँ थैंक यू यार। एक चीज़ जय के सामने कहना चाहूँगा, पहली बात जय का चैनल जाके सब्सक्राइब करो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा, हर जगह लिंक हम स्पैम कर देंगे। हमारा टारगेट है कि उसको भी जल्दी से मोनेटाइज करो। दूसरी बात ये कि हम लोग एक चीज़ चालू करने वाले हैं, मैंने अभी जैसे भी डिस्कस नहीं की, बट मैं जानता हूँ हम दोनों बात करेंगे इस बारे में। कुछ एक ऐसा चीज़, एक कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग हम लोगों को करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें भी हम चालू करेंगे। उसके बारे में एक डिटेल्ड हम वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए इन द प्लेटर हम लोगों ने बना रखा है। एक हमने रिवीजन अनफिल्टर्ड भी प्लान कर रखा है जिसमें बहुत ज़्यादा अंदर की बातें होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं नियर फ्यूचर। आपको थोड़ा सा मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम रिस्क लेके इतना करेंगे तो फिर रिस्क भी ले और फिर यार ऐसा यार मेंबर ऐसा नहीं कि हम बस आपको कोई ये दे रहे तो आप हमें ये दो, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे हमारे साथ। क्या हम आपके लिए स्पेशल लाइव्स किया करेंगे जो कि शायद बाकी ऑडियंस को ना मिले देखने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन यार और ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड हो जाता है क्रिएटर और ऑडियंस का, तो वही वाली चीज़ है। और गाइज 1K जल्दी से कराओ, 1K पे हम लोग पहली लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो तुम लोगों के साथ पहली लाइव स्ट्रीम लाइव पॉडकास्ट होगा। तो भाई कराओ जल्दी से यार, 1K कराओ भाई, हो जाने चाहिए यार। मतलब मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट के बाद करा ही दो यार। जय का बर्थडे भी है और इससे बेटर बर्थडे गिफ्ट जय के लिए कुछ नहीं हो सकता यार। बिल्कुल यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हैप्पी नोट पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। सो विद दैट बीइंग सेड रैप अप करते हैं, है ना? ओके तो भाई आउट्रो करने से पहले ये कहना चाहूँगा फिर से,
रिविजन पॉडकास्ट, द नंबर 1 रेसलिंग पॉडकास्ट इन हिंदी, और बहुत जल्दी वर्ल्ड का नंबर 1 रेसलिंग पॉडकास्ट हम लोग इसे बना देंगे। कॉम्बैट इंडस्ट्री का, अब सिर्फ रेसलिंग नहीं है, अब कॉम्बैट होगा, यूएफसी की भी बातें करेंगे इधर हम लोग, क्योंकि कंबाइन हो चुकी है। तो नंबर 1 इंडियन कॉम्बैट पॉडकास्ट, तुम लोग सब्सक्राइब करो, मेंबर बनो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मस्ती करेंगे। कमेंट डाउन बिलो, तुम्हारे पिछले अगले पॉडकास्ट में तुम्हारे क्वेश्चन हम लोग पिक करेंगे। जय को एक बार हैप्पी बर्थडे विश कर देना। तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। मी नयन, दिस इज जय साइनिंग आउट। और आदर्श भाई जल्दी से एडिट कर दे, बंदी से बाद में बात करना। कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ए ब्रो सबकी आती नहीं, हमारी जाती नहीं। आदर्श भाई, मेरी गलती नहीं है, जय की वजह से पॉडकास्ट का ब्रेक आया है। जब तक मैं तुम लोगों का मनोरंजन करता हूँ। आदर्श, मैं नहीं हूं भाई, मैं स्टार। भाई तेरे कान फट जाएंगे ये सुन के।